पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलार अलायंस का जी 5th रीजनल या क्षेत्रीय बैठक बैठक कहाँ पर हुई? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आईएसए या इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। तो इसका जो ओरिजिन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका ओरिजिन है 2015 से। आईएसए 2015 में मोर देन 120 कंट्रीज इसमें अभी तक मेंबर हैं, और ये बेसिकली इंडिया और फ्रांस का जॉइंट वेंचर है, इंडिया एंड फ्रांस। तो बैकग्राउंड जब तक पता होता है तब तक चीजें याद रहती हैं। अगर तुम्हें बैकग्राउंड पता है तो 2015 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी 2000 उसमें लंदन विम्बलडन स्टेडियम है एक, इट्स अ स्टेडियम, हाँ, वेम्बले स्टेडियम लंदन में, उन्होंने तब ये अनाउंस किया था इंटरनेशनल सोलार अलायंस। और ये पेरिस के जो उस समय प्रेसिडेंट रहे हैं, इमानुअल मैक्रोन ही थे, हाँ वही थे, ठीक है। उनके साथ में मिलके उन्होंने ये सोलार अलायंस ऑर्गेनाइज, इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। अब इसके बेटा दो हेडक्वार्टर है। यूजुअली क्या होता है, कोई भी अगर अलायंस बनती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उसका एक ही हेडक्वार्टर बनता है। बट इंटरनेशनल सोलार अलायंस के जो हेडक्वार्टर है वो दो है, एक हमारा गुड़गांव यही इंडिया में है, और एक है बेटा पेरिस में, ठीक है। तो फ्रांस वाला जो है वो पेरिस में है, और हमारे इंडिया वाला जो है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। 2015 में बनी थी इंटरनेशनल सोलार अलायंस, 120 मेंबर है इसमें। इंडिया और फ्रांस मुख्य रूप से इसमें मेंबर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेम्बले स्टेडियम लंदन में इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। अब है क्या सोलार, क्या है इंटरनेशनल सोलार अलायंस में, एक ही वर्ड तुमको समझ आ रहा होगा, दैट इज सोलार। क्या है सोलार? हाँ, सोलार पैनल, ऑब्वियस सी बात है। सोलार पैनल क्या करते हैं? सोलार पैनल से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो सोलार पैनल, जो सोलार अलायंस का जो वो है पर्पस, वो है फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना। जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कि पेट्रोलियम है, सिंपल सा एग्जांपल है, पेट्रोलियम से डीजल और पेट्रोल ये सब जो मिलता है, इनको रिड्यूस करना और सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करना, ठीक है, सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करना। अब बेटा टेम्परेट कंट्री के पास तो उतना पोटेंशियल है नहीं। टेम्परेट कंट्री कौन सी है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, वो सारी टेम्परेट कंट्रीज हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें यूरोप की, या रशिया का जो पार्ट है, यूएस का थोड़ा सा पार्ट, और कनाडा का या कनाडा का, तो इनका जो पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के ऊपर है, कैंसर के ऊपर है। और वो जो पूरा पार्ट है वो टेम्परेट में आता है, वहाँ पे सनलाइट को कम रिसीव करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग समर रिसीव करते हैं। पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल सोलार अलायंस का कहाँ पर है? हमारी कंट्री में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली में और कैप्रिकॉन वाली में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इंडिया में है सोलार उसका, एनर्जी का, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है? फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना है और सोलार एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। ये है पर्पस, और उससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप कहोगे एमिशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा, और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो अब हमें देखने को मिल रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का तुमने देख लिया ही होगा, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। अब ब्लेम हम कर देते हैं नेचुरल डिजास्टर है, बट नेचुरल डिजास्टर जो है वो मैन मेड जो काम किए गए हैं, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है, उन्हीं से तो ज्यादा इंटेंस हुआ है। अब तुम ऐसी जगह पे रोड बना रहे हो जहाँ पे रोड बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे तुम्हें पता है कि वहां से बारिश पड़ेगी, नीचे से जमीन निकल जाएगी, रोड ढह जाएगी। देखा तुमने वहां पे कितना बुरा हाल हुआ है? रोड बीच में से, नीचे से मिट्टी निकल गई है, रोड ऐसे है जैसे कि उस पे झूल रही है, ठीक है, मतलब वो रह गया कंक्रीट ऊपर, नीचे से सब कुछ गायब, चट्टाने निकल गई। तो ये है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, इंटेंसिफाई हो रही है। और तो तुम उसमें चार चांद ऐसे लगा दे रहे हो कि ऐसी जगह पर रोड बना रहे हो जहाँ पे बनाने का मतलब नहीं, ऐसी जगह पर ब्रिज बना रहे हो जो कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। हिमाचल में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, हिमाचल ये जो हिमालयन बेल्ट है,
ठीक है, वो मैंने बताया भी है क्योंकि वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती है। तो ये याद रखना, आईएसए 2015 में बना था, 120 इसमें मेंबर है, इंडिया और फ्रांस। और फिर फ्रांस वाला जो हेडक्वार्टर है वो इसमें है, पेरिस में। और जो हमारा इंडिया वाला हेडक्वार्टर है वो बेटा हमारे गुरुग्राम में है, या प्रीवियसली नोन एज गुड़गांव। ठीक है, ये याद रखना इसके बारे में। और बनाया क्यों था वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए। अब तिब्बत लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। अब तिब्बत तुमने सुना ही होगा, तिब्बत तो सुना है, कहाँ है तिब्बत? चाइना के पास है ना। बट बेसिकली वो चाइनीज गवर्नमेंट से रन नहीं होता। चाइना, ऑब्वियस सी बात है, चाइना उसको हेल्प वगैरह प्रोवाइड कराता है क्योंकि उसकी क्रूशियल लोकेशन है। ठीक है, अगर हम तिब्बत की बात करें तो बेटा लेट्स से दिस इज इंडिया, और यहाँ पे तिब्बतिनी प्लेटू है। ठीक है, तो ये चाइना के पास है और इसकी बाउंड्री क्योंकि इंडिया से भी लगी हुई है। ठीक है, ये यहाँ इंडिया से भी लगी हुई है इसकी बाउंड्री। और यहाँ के जो हेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तुम्हें पता है? जो बुद्धिस्ट मंक यहाँ पे रहते हैं इनके हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? दलाई लामा। दलाई लामा मतलब वहां पे जो उनके बुद्धिस्ट हेड होते हैं उनको दलाई लामा ही कहते हैं। जो भी हेड बनेगा दलाई लामा फर्स्ट, दलाई लामा सेकंड, जो भी बनेंगे दलाई लामा। तो दलाई लामा वहां पे उसको वो करते हैं ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे इनका डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये इनका स्टार्ट हुआ था 1960 से। हाँ, देखो डेमोक्रेसी तो तुम्हें पता ही है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ये तो पता ही। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन जिसे कह सकते हैं, है ना, जनता द्वारा शासन, जनता जब इलेक्ट करती है। तो इनके यहाँ पे पहले ये सिस्टम नहीं था, बट ये 1960 में इनके पास इनके यहाँ पे एक नॉर्मल जैसे जनरल इलेक्शन टाइप का होता है, इलेक्शन हुआ था। जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पीपल द्वारा सिलेक्ट किए गए थे। तो इनका डेमोक्रेटिक सिस्टम 2 सितंबर 1966 को आया था इनके यहाँ पर तिब्बत में। और तुम्हें पता है कि हमारे इंडिया में ही बना था, कहाँ पर पता है तुमको? बोध गया। बोध गया कहाँ पर है पता है? गया, बोध गया, बिहार, है ना। पता, जब अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो तुम्हें पता है मगध एम्पायर था। और वहीं पर फिर जो बुद्धिस्ट ये थे, गौतम बुद्धा वहां पर आए थे, उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। तो बोध गया बहुत होली प्लेस माना जाता है। जैसे कहा था कि कुछ ऐसी वो है, जैसे कि अयोध्या का बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि वहां पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सेम ऐसे ही गौतम बुद्धा का सिग्निफिकेंस है, लुम्बिनी लुम्बिनी जो नेपाल में है वहां पे जन्म हुआ था और यहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत हॉली प्लेस माना जाता है बुद्धिस्ट के लिए। तो बोध गया में उनका यहाँ पे ओथ वगैरह ली गई थी और उनका फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुआ था इस दिन। तो इसलिए उनके यहाँ पे डेमोक्रेटिक डे मनाते हैं। बट चाइना चाहता है कि तिब्बत भी हमारा हो जाए, बट ये बुद्धिस्ट टेरिटरी है तिब्बत। तिब्बत अपने आप को कहता है कि हम अलग हैं आपसे, हम आपके जैसे नहीं है, मतलब सेम नहीं है। और जो तिब्बत है इसका रोल जो है इंडियन उसमें भी है, पॉलिटिक्स में। ठीक है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था अराउंड 1971 के आसपास, तिब्बत से जो दलाई लामा है वो इंडिया आ गए थे, हमने उनको शरण दी थी यहाँ पे। तो तब से चाइना के और शोरिंग रिलेशन हो गया हमारे से, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम उनकी ऑटोनॉमी को वो कर रहे हैं, मतलब उनमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे और बुद्ध जो बुद्धिज्म है उसका जन्म ही इंडिया में हुआ है। तो हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी की, और हम तो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी हो, है ना। तो ये याद रखना कब हुआ था, कैसे हुआ था। और तिब्बत की पोजीशन याद रखना, ये बेटा हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये तिब्बतियन प्लेटू भी है, तिब्बत प्लेटू। ठीक है, ये प्लेटू काफी ऊंचा है, यहाँ पे हिमालय है बट ये भी हाइट में काफी ऊंचा है। याद रखना, पढ़ेंगे हम इसको। अब सेकंड है कोक बोराक भाषा किस राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है? ये कोक बोराक भाषा जो है ये त्रिपुरा में बोली जाती है। और अभी त्रिपुरा में कुछ लोगों पर डिटेंड कर दिया गया था। वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोक बोराक भाषा को रोमन लिपि में, इसको रोमन स्क्रिप्ट से जोड़ दिया जाए। रोमन स्क्रिप्ट तो तुमने देखी है, रोमन वो तो देखी है गिनती,
अरे ये लिखते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? रोमन काउंटिंग है ये, ठीक है, रोमन लैंग्वेज है, रोमन काउंटिंग है। हमारी कौन सी है पता है तुम्हें? हिंदी की कौन सी है? देवनागरी लिपि। ए, इकाई, दहाई, गिनती है, एक दो तीन। हिंदी देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, पता नहीं है तुमको? और तो मैं भी भूल गई, पता है तुम्हें? ये 5 होता था, आई डोंट नो। ये शायद 6 होता था, ठीक है। मतलब अब भूल गए, बट जब हम करते थे तो ऐसे ही लिखते थे। तो ये बेटा हमारी देवनागरी है। अब ये तो बेटा चलन में नहीं है, तुम्हें पता है, जो पुराने डॉक्यूमेंट में है वहां पे लिखा जाता है, बट बेसिकली ये है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है, ये है हमारी गिनती। बट हम क्या यूज करते हैं? इंग्लिश। ये इंग्लिश है, ठीक है। और ये इससे थोड़ी अलग है, लेकिन है कुछ कुछ सेम ऐसी। तो वो डिमांड कर रहे हैं रोमन स्क्रिप्ट, कि हम कोक बोराक भाषा के साथ साथ रोमन स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं, लेकिन उनको डिटेन कर दिया गया है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि रोमन लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज है, तो ये अलाउ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कोक बोराक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मेनली त्रिपुरा में बोली जाती है, ठीक है, त्रिपुरा की राज्य भाषा है, वहीं पर बोली जाती है। तो इसे याद रखना। इसमें बताने के लिए सिर्फ इतना ही है कि वहां पे डिटेंशन हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो बस ये चाहते हैं कि रोमन जो लैंग्वेज है वो हमारी उसका स्क्रिप्ट है, वो उसका पार्ट बन जाए इस लैंग्वेज का। बट ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता। चलो, हाल ही में रमन मैक्स से 2023 किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? तो देखो, डॉक्टर आर रवि कानन को इससे सम्मानित किया गया है। तुमने मैग्सेसे अवार्ड सुना होगा कई बार, है ना, कि उसको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, मैग्सेसे कभी तो वर्ड सुना होगा। ये बहुत पॉपुलर अवार्ड है एशिया में। किताबों में देखा हो कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसे रोमन मैग्सेसे मिला है। ठीक है। अब सबसे पहले चलो रोमन मैग्सेसे से पहले हम इसके आर रवि कानन के बारे में बात करते हैं। कौन है ये? बेटा एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं बेटा कैंसर के डॉक्टर। डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। मतलब आप कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बेटा, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन वो फिजिक्स, क्या बोलते हैं सब, फिजियोलॉजी में देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। जैसे कि अगर आप आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कुछ ऐसे ही नाम है। डेंटिस्ट किसको कहते हैं? जो टीथ वगैरह का इलाज, मतलब दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसे डेंटिस्ट कहते हैं। और जो ये होता है, जो हड्डियों के डॉक्टर होता है उन्हें क्या कहते हैं पता है? ऑर्थो, है ना, डॉक्टर ऑर्थो। तो ऐसे ही ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कैंसर के डॉक्टर। तो बेटा असम में इन्होंने, जो डॉक्टर आर रवि कानन है, असम में इन्होंने कैंसर के ट्रीटमेंट में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तुमको पता ही है कैंसर इज डेडली, हाँ, उसमें बचने की भी उम्मीद नहीं होती। तो डॉक्टर आर रवि कानन ने कैंसर ट्रीटमेंट में असम में बहुत सराहनीय काम किया है। उसके लिए उनको रोमन मैग्सेसे 2023 का अवार्ड मिला है। अब रोमन मैग्सेसे कौन थे और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है ये पता होना चाहिए बेटा। 1957 में ये एशिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड स्टार्ट हुआ था। रोमन मैग्सेसे फिलीपीन के थर्ड प्रेसिडेंट थे। ये उनके नाम पर अवार्ड स्टार्ट किया गया था, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो किसी भी फील्ड में, चाहे डॉक्टर के फील्ड में हो, किसी भी सोशल सर्विस में बहुत अच्छा काम किया हो विदाउट एनी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब वो पॉपुलर होने के लिए नहीं कर रहे, उन्होंने काम किया अच्छे से, और उसके बाद उन्होंने कुछ उसके लिए मतलब कोई डिमांड नहीं की, बस कोई और उसका नाम रिकमेंड कर दे, ऐसे, ठीक है। एक तरह से मतलब कोई सोशल सर्विस वो कर रहे हैं, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और विदाउट टेकिंग एनीथिंग, के वो रिकॉग्निशन नहीं चाहते, तो उनको ये दिया जाता है रमन मैग्सेसे, ठीक है।
फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट के नाम पर, और इस बार दिया है आर रवि कानन को। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारे काम का भी है और अभी तुम्हें पता भी होना चाहिए व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2005 में आरटीआई एक्ट बना था जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ था। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है ये पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं किसी भी सर्विस का। तुमने कहीं किसी चीज के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, अप्लाई कर दिया, या मान लो सबसे ज्यादा एग्जाम का एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्स होते हैं, पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चे जो जो पेपर लीक हो जाता है रिजल्ट वो होल्ड कर लेते हैं, क्या करते हैं वो रिजल्ट नहीं देते या वो। तो फिर कुछ स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कब कहाँ तक प्रोसीडिंग पहुंची, कहाँ तक चीजें होंगी, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। उसके लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि स्टार्टिंग से लेकर जब पेपर लीक हुआ तब से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है और अब कितना समय रह गया है कि तुम्हारा दोबारा एग्जाम होगा। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम्हें बेटा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, आपको सूचित जागरूक होना जरूरी है। लाइक कि अगर मैं तुमको कहूँ कि किसी गवर्नमेंट के बारे में कुछ चल रहा है, ठीक है, कि भाई उन्होंने किसी स्कैम में किसी चीज में कुछ ऐसा किया है और उसमें तुम्हारा भी कुछ से है, या आजकल तो देखो बहुत सारी चीजें होती है, तुम्हें बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एग्जाम से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, और वो पर्टिकुलर संस्थान तुम्हें नहीं दे रहा है, तो तुम कोर्ट जा सकते हो कि भाई मैंने इस चीज के लिए मांगा था इन्फॉर्मेशन बट इन्होंने नहीं दी। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया था, और इसका जो मेन पर्पस था वो था कि सिटीजन को जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके बारे में जो सूचना है उसे प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये सिटीजन्स के लिए था और ये बहुत इफेक्टिव टूल था। बट अब बेटा क्या हो रहा है, जो क्या हुआ, क्या पूछा? हाँ, आम आदमी को है पूरा अधिकार है। तो लेकिन लेकिन क्या है, जब ये लागू हुआ उसके बाद बाकी सारी चीजें स्मूथली चल रही थी, लेकिन अब इसमें हर्डल आने लगे हैं। हर्डल कैसे कि बहुत सारे चेंजेस करके कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को डिनाई कर देते हैं कि इनके बारे में हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो हाँ, ये सबसे बड़ा हर्डल है कि आप लेकर भी आए और उसके बाद भी इस पे, जैसे कि अगर मैं बताऊं, प्रति वर्ष कम से कम वार्षिक तौर पे 50 लाख आरटीआई फाइल होते हैं। 50 लाख हर साल, 50 लाख आरटीआई फाइल होते हैं। और जो पब्लिक ऑफिसेज है वो 90% जो इंफॉर्मेशन है, 90% पब्लिक ऑफिसेज जो है वो 90% इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक ऑफिसेज से रिलेटेड शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हर्डल वही है कि तुमको पता है जो प्रेजेंट रिजीम है उसने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, वो भी तुम्हें बताइए, जैसे कि अगर इफ यू टॉक अबाउट सीबीआई, इफ यू टॉक अबाउट ईडी, और अब ईसीआई की भी बारी है, इलेक्शन कमीशन की भी बारी है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनके इलेक्शन के लिए दे हैव चेंज कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन होगा उसमें एक कमीशन बनाई जाएगी जिसमें 3 लोग होंगे, प्रेसिडेंट, एक ओपोजिशन का लीडर और एक कैबिनेट का मंत्री। ठीक है, हाँ, कैबिनेट का मंत्री है। अब उसमें पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को जो जजमेंट दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजेआई होगा, ओपोजिशन का लीडर होगा और प्राइम मिनिस्टर होगा। तब तक तो सही था। अब उन्होंने जो नया एक्ट को लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन के लिए, वो लेकर आए हैं कि उसमें सीजीआई को हटा दिया। सीजीआई कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक तरह का टसल चला हुआ है कि सारे जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो एक ही उसके अंडर आ गए हैं, उनकी स्वतंत्रता नहीं रही। तो ये भी एक कंसर्न है।
तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, आरटीआई तुम्हें बस डेट याद रखनी है, कब लागू हुआ था, और सूचना का अधिकार है, बस ये बात याद रखनी है। इससे ज्यादा तुमसे डेप्थ में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई थी, और इसका जो मेन पर्पस था वो था टाइगर को कंजर्व करना, ठीक है। यानी कि जो बाघ है उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, उनका कंजर्वेशन में पूरा पूरा जो योगदान है वो देना, और उसके जो मीजर्स अपनाए जाते हैं, कैसे करना है कंजर्वेशन, वो सारी चीजें। और इसके साथ साथ बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, है ना। तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए और उनमें टाइगर्स, अलग अलग टाइगर्स रखे गए और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये 2005 में बनी थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये याद रखना 1972 के तहत। क्वेड समिट 2024 की मेजबानी कौन करेगा? क्वेड मैंने बताया था, क्वेड में कौन कौन है? इंडिया, यूएस, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। क्वेड जो है ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इनफॉर्मल समिट है। ये इनफॉर्मल मतलब इसके फॉर्मली ये बनाया नहीं गया, इनफॉर्मल समिट है। और इस इनफॉर्मल समिट में इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और अब 2024 में जो होगा समिट वो हमारे भारत में होगा, ठीक है। और इस साल हम G20 की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, इस बार हम होस्ट हैं, ठीक है। होस्ट मीन्स के अब 8 सितंबर से 10 सितंबर के आसपास होगा। हाँ, मतलब टिल 10 तक होगा, 10 सितंबर तक होगा। और है, हाँ, कुछ कुछ एक तरह से पार्शियली लॉकडाउन समझो, पार्शियली लॉकडाउन समझो, पार्शियली लॉकडाउन। वो इसलिए रहेगा बेटा, देखो समिट है, G20 के मेंबर्स आ रहे हैं, तो खालिस्तानी, तो वो तो जेल में है ना, वो क्या नाम था उसका, अमृतपाल। बट ये है, एक बंदा जेल में है, बाकी लोग भी तो हैं जो डिमांड कर रहे हैं। बस देखो, देखते हैं क्या होता है। ये गवर्नमेंट टिकने वाली तो है नहीं, तुम्हें बताइए। एक एक बार, और लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस का भी नहीं था। 1984 में पता है इंदिरा गांधी को क्यों असैसिनेट किया गया था? पता है तुम्हें? इंदिरा गांधी को 1984 में, 1984 में क्यों असैसिनेट किया गया था? कारण क्या था पता है तुम्हें? खालिस्तानी मूवमेंट बहुत जोर पकड़ रहा था। और खालिस्तान जो है, देखो तुम कभी भी किसी भी सोर्स पे रिलाय मत करना, रियलिटी मैं बताती हूँ। आईएसआई बना था पाकिस्तान में। आईएसआई कभी नहीं चाहता था कि हमारे यहाँ भारत में शांति रहे, ठीक है, कभी नहीं चाहता कि भारत में शांति रहे। आईएसआई खालिस्तान को फंड करता था कि भाई तुम भी मांगो अपना क्या, खालिस्तान, सिख डोमिनेटेड एक नेशन मांगो। तो आईएसआई का फुल सपोर्ट था। आईएसआई कौन है? पाकिस्तान की एजेंसी, ठीक है। ये पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा पूरा फंड करता है खालिस्तान को, ठीक है। तो खालिस्तानी मूवमेंट को दबाने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था 1984 में। और वो जो खालिस्तानी के वो थे लीडर्स, कुछ जाके स्वर्ण मंदिर में जाके छुप गए थे, ठीक है। अब स्वर्ण मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। उनको वहां से निकालने के लिए आर्मी गई, उनको निकलवाया वहां से किसी तरह। अंदर तो नहीं जा पाए पर निकलवाया। और उसके बाद जो इंदिरा गांधी जो थी हमारी प्रधानमंत्री, उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार दी थी, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड जो थे वो सिख थे, ठीक है। एंड ही आल्सो सपोर्ट खालिस्तान मूवमेंट। तो वी डिड नॉट सपोर्ट सच मूवमेंट, जो जिस मूवमेंट की वजह से हमारे देश के टुकड़े हो जाए, ठीक है। अब एक पाकिस्तान बहुत है नाक में दम करने के लिए, खालिस्तान भी आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये चीज है, आईएसआई सपोर्ट करता है, पूरा पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। और ये जोर इसलिए पकड़ा था क्योंकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने कहा कि ठीक है तुम भी, हम पाकिस्तान है, तुम खालिस्तान मांगो, ये था, ठीक है। और ये रियलिटी है, ओपनली सपोर्ट
सपोर्ट किया था उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को, और अभी भी चल रहा है। ये चाहते ही यही है कि अनस्टेबिलिटी बनी रहे, और सिख जो ये पंजाब वाला एरिया है ये भी चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, क्योंकि खालिस्तान कभी बनेगा नहीं। अगर बन गया तो पाकिस्तान उस पर हमला करके उसे अपनी तरफ कर देगा। तो ये चीज तुम्हें अंदर की बात पता होनी चाहिए। आईएसआई फंड करता है इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, किसके फंडिंग बहुत बहुत जगह से आता है। तुम यकीन नहीं मानोगे, पहले उनको जो फंडिंग आती थी वो आती थी यूएस से, लेकिन अब जो फंडिंग आती है वो आती है हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत प्यारे, हाँ, भारत चीन भाई भाई, कहते हैं ना चीनी, क्या कहते हैं उसे, भारत चीनी भाई भाई, वो क्या होता है, एक डायलॉग था ना, वो एक स्लोगन था। तो वो जो हमारा बहुत प्यारा भाई है वही सपोर्ट करता है। मतलब अब तो खैर नहीं है, बट अब चाइना करता है। यूएस को पता चल गया ना, यूएस ने जब से ओसामा बिन लादेन को मारा है तब से यूएस को पता चल गया कि ये लोग क्या है, ठीक है। यूएस ने अब सपोर्ट करना बंद कर दिया, रिलेशन है बट ऐसे अच्छे नहीं है। बट अब चाइना का है। चाइना तुम्हें पता ही है क्या बनना चाह रहा है, वो यूरोप तक जाना चाह रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। ये यूरोप में एंट्री मिल जाए, ये सारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हमारा हो जाए, ठीक है। ये चीज याद रखना। और ये ऐसे नहीं कि हम बेसलेस बोल रहे हैं, अरे C5 नहीं सुना तुमने? C5 अभी मैंने बताया तो था, हम पढ़े तो थे C5। C5 क्या था, सेंट्रल एशिया की जितनी कंट्री है प्लस चाइना, सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्री, और चाइना। चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है, बाकी इक्विपमेंट दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है। उसके बदले उसे क्या चाहिए, चाइना को क्या चाहिए पता है? वहां का नेचुरल गैस, वहां का पेट्रोलियम, वहां के रेयर अर्थ मटेरियल, ठीक है। तो ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आईएसआई सच्चाई और C5 सच्चाई है। चलो नेक्स्ट है और लास्ट है, यूएनएफसीसी कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2023, या कोप 28 भी कहते हैं इसको। ये कहाँ आयोजित होगा? तो बेटा कोप 28 जो है ये हर साल होता है, और ये हर साल, अभी कोप 27 हुआ था इजिप्ट में, ठीक है। और ये एनुअली 2 बार भी हो जाता है, और या फिर एनुअली भी होता है, ज्यादातर साल में 2 बार होता है, या फिर एनुअली भी होता है, वार्षिक भी होता है। तो ये जो इस बार होगा ये होगा दुबई में 30 सितंबर से 12 दिसंबर, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। और कहाँ पर होगा? एक्सपो सिटी दुबई। और वहां के यूएई के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सुल्तान अल जाबेर, ठीक है। तो दिस इज डन, ये याद रखना। और कोप 28 के बारे में अलग से बनाएंगे, अलग से एक लेक्चर होगा, उसमें पूरा जो जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है टर्म्स वो सारी हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें